तो आशा सब लोग ठीक होंगे। आज है आप देख पा रहे होंगे हमारे कोचिंग सेंटर के पास एक जेएससी इंटर कॉलेज है। उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था आपकी बायोलॉजी का, तो उससे संबंधित जो पेपर है वो हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांडवंट जुड़ा होता है। आप लोगों को बता दें, जो बीजांड की संरचना होती है, पहले यहाँ पे लिख दें बायो, ठीक है। और एक प्रकार से पेपर है ये, ठीक है, पेपर। और कहाँ का है वो भी लिखे दे हैं, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो कि कहाँ पड़ता है, इनायतपुर इनायतपुर बर्रा उन्नाव, ठीक है, और सुनो इसमें कि जो पेपर हुआ है इसको हम लेके चलेंगे आज, ठीक। आप लोग देखें, सबसे पहले क्वेश्चन जो है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांडवंत व्रंत जुड़ा होता है कहलाता है। तो एक जो बीजांड की हम संरचना आप लोगों को बनवा के ऐसे दिखाते थे, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो ये वाला जो भाग होता था इसको बोला जाता था बीजांड व्रंत। तो ये वाला भाग जो जुड़ा होता था इसको बोला जाता था हाइलम या नाभिका। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा बीजांड द्वार पहला, ये नहीं, निभाग सही नहीं, अंडकोश का नहीं, ऑप्शन 3 जो दिया गया है नाभिका, तो ये सही होगा, ठीक है। हाइलम या नाभिका बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भ्रूणपोष, अब आपको बता दें, इसी में बता दें, यहाँ पे 3 कोशिका ऊपर होती है जिनको बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी सेल, ठीक। 2 कोशिका 3 कोशिका ये होती है, साइड वाली कोशिकाओं को बोला जाता है सहायक कोशिका, सहायक सेल। यहाँ पे जो 2 कोशिकाएं होती हैं ये दोनों आपस में मिलकर ध्रुवी केंद्रक का निर्माण करती हैं। और यहीं पे परागकण, पराग नलिका आके इसके अंदर जाता है और यहाँ पे एक परागकण इससे निषेचित करता है। जब इससे निषेचित करता है तो आप देख सकते हैं 1 2 3 केंद्रक हो जाते हैं, इसीलिए यह हो जाता है 3N, जो क्या बोला जाता है 3N। तो एक ऐसा होगा 1N 2N 3N, तो एक ऐसा होता है त्रिगुणित होता है, ठीक। यहाँ पे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक संरचना जो बनती है जिसको बोला जाता है 3N या त्रिसमयकन, ये सब बोला जाता है। इसके बाद में शुक्राणु के शीर्ष पर उपस्थित एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद में विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो विषाणु होता है, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ ऑप्शन जो दिया गया है आरएनए या डीएनए, आरएनए केवल, डीएनए तथा आरएनए। तो ए ऑप्शन जो इसका दिया गया है वो सही होगा, आरएनए, या तो आरएनए होगा या डीएनए, 2 में से कोई एक होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप जो नेक्स्ट देख पा रहे हैं, पांचवें क्वेश्चन में जो दिया गया है, हाँ ये तो हो गए। इसके बाद में थोड़ा निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो आए हैं थोड़ा बड़े बड़े, मानव में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, मानव में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। तो मानव में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, आप सभी को मालूम कितनी होती है, 46 होती है। 2 प्रकार के पाए जाते हैं, कायिक और इन्हीं को दैहिक बोला जाता है, इन्हीं को ऑटोसोम्स बोला जाता है, और लिंग गुणसूत्र जिनको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, इनकी संख्या 44 होती है। और ये नरवा मादा दोनों में एक समान पाए जाते हैं, और ये नरवा मादा में अलग अलग एक्स वाई और XX, ये मादा में और ये नर में, आप सभी को मालूम है। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस
वह होती है जो मुक्त होती है, जो निकलती है। तो आप सभी को मालूम होगा, हमको पादपों से ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो यही मुक्त होती है, पादपों से यही गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद में लीडिंग कोशिका, इसके बाद में जो क्वेश्चन दिया गया है, लीडिंग कोशिका का कार्य क्या होता है। जो लीडिंग सेल होती है, लीडिंग लीडिंग आप लोगों को मालूम है कहाँ पाई जाती है, लीडिंग सेल, ये कार्य क्या होता है। लीडिंग सेल का कार्य क्या होता है, लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती है हम बता दें आपको। देखो, जब हम वर्षण पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं वर्षण, तो ऐसे वर्षणी पिंड होते हैं। ठीक है, इन्हीं वर्षणी पिंडों के अंदर ऐसे कुछ हमने बताते हैं 1 से 3 नलिकाएं होती हैं, शुक्र नलिका। इसी ये जो खाली स्थान होता है यहीं पे अंतराली कोशिका, अंतराली सेल, या इन्हीं को लीडिंग सेल बोला जाता है। तो इनका कार्य जो होता है वो नर हार्मोन्स का स्राव करती है, नर हार्मोन्स का स्राव करती है। नर हार्मोन्स कौन होता है, तो टेस्टोस्टेरॉन होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, और होता है एंड्रोजन। ये दो होते हैं नर हार्मोन्स। ठीक है, इसके बाद में आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है, आईवीएफ तथा इसके बाद में जो दिया गया आईवीएफ और जीआईएफटी, इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा जो पूरा नाम होता है इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका होता है जीमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद में टर्नर सिंड्रोम दिया गया है, सब एक एक नंबर के हैं ये। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यह रोग मुख्यतः महिलाओं में होता है, और महिलाओं में जो होता है 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्लस एक्स, ये एक्स के स्थान पे 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, यहाँ पे 45 हो जाती है। तो इस रोग से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं वो संतान को जन्म देने में असफल होती है, नपुंसक कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया क्वेश्चन, किसी एक यौन संचयित रोग का नाम लिखिए, किसी एक यौन संचयित रोग का नाम लिखिए। मतलब जो यौन संचयित रोग कौन से होते हैं, कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो यौन संबंध बनाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं या हो जाते हैं, ऐसे रोगों को हम यौन संचयित रोग कहते हैं। तो ऐसे कौन से यौन संचयित रोग, जिससे सबसे पहले AIDS एड्स हो जाएगा, सुजाक, उपदंस, सिफिलिस, ये सब क्या है, यौन संचयित रोग ही है। ठीक है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, तो पौधों में दोहरा निषेचन की खोज, जब 2 बार निषेचन होता है तो उसी को दोहरा निषेचन बोला जाता है। इसकी खोज जो थी, खोज 89 नवासिन ने की थी, इसकी खोज नवासिन ने की थी। ठीक है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानें चाहे जितने समय के लिए साथ रहे, वे किसी न किसी पीढ़ी में अपने लक्षण जोड़ सकते हैं जिनसे वे स्वयं बनी होती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानें चाहे जितने समय के लिए साथ रहें, वे किसी न किसी पीढ़ी में अपने लक्षण जोड़ दर्शाती हैं जिनसे वे स्वयं बनी होती हैं। अब देखो, इसके बाद में जो ये 3 नंबर क्वेश्चन का ही घा, इसी का क्वेश्चन पूछा गया, ट्राइसोमी, मतलब ट्राइसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी, इसको बोला जाता है एकाध सूत्रता, हिंदी में एकाध सूत्रता, इसको बोला जाता है एकल सूत्रता, एकल सूत्रता। अब ये क्या है, तो भैया आपको बता दें, जब आप
पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, मेंडल सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ये सब पढ़ेंगे। तो वहां पे एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है या एक कम हो जाता है। जब गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है, एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है तो उसको बोला जाता है ट्राइसोमी। किसी भी जोड़े पे, जैसे 18वीं जोड़ी पे हो जाए या 21वीं जोड़ी पर हो जाए, तो वहां पे एकाध सूत्रता होता है। जब किसी जोड़ी पे एक गुणसूत्र कम पड़ जाता है, एक गुणसूत्र कम पड़ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एकल सूत्रता। एक गुणसूत्र का अधिक होना एकाध सूत्रता, एक का कम होना एकल सूत्रता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में GIFT, GIFT का पूरा नाम और MTP इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम जो होता है जाइगोट इंट्राफ्लूपियन ट्रांसफर। इसका जो पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफ्लूपियन ट्रांसफर। इसका होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका पूरा नाम क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया शुक्राणु की संरचना। भाई शुक्राणु की संरचना देख लो। आपको बता दें जो शुक्राणु की संरचना होती है कुछ ऐसी, ये शुक्राणु की कोई संरचना ऐसी होती है। शुक्राणु के मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। जो शुक्राणु की संरचना कुछ होती है ऐसी होती है। ये ऊपर जो भाग होता है इसको एक्रोसोम बोला जाता है, एक्रोसोम। ठीक है, ये इसी को ये शीर्ष भाग कहलाता है, ये शीर्ष भाग है, ये मध्य भाग होता है और ये पूंछ होती है, ये पूंछ होती है। इस मध्य भाग में आपका माइटोकांड्रिया पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ये शीर्ष भाग होता है, ये पूंछ भाग होता है। ठीक है, अब ये क्या इसको तैरने में सहायता प्रदान करता है, माइटोकांड्रिया से ऊर्जा मिलती है हमको, उसका पावर हाउस इसको बोला जाता है। ठीक है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता। एक ही बीज से जब अनेक भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे ही बहुभ्रूणता बोलते हैं, जैसे संतरा, अनार आदि में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में सप्रभाविता किसे कहते हैं। सप्रभाविता आप लोगों को मालूम, जब दो, सप्रभाविता का मतलब ये होता है, सप्रभाविता जब दो अलग अलग रंग वाले हिरणों के मध्य क्रॉस कराया जाता था तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें चितकबरी प्राप्त होती थी। ठीक है, जैसे काला, यहाँ पे कोई सफेद है जानवर और ये काला, इसके मध्य क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतानें प्राप्त होती हैं, चितकबरी। इसी को बोला जाता है सहप्रभाविता। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन है सरोगेट माँ किसे कहते हैं, सरोगेट। देखो सरोगेट में क्या होता है, कुछ स्त्रियां ऐसी पाई जाती हैं जिनका गर्भाशय खराब होता है तो उनमें निषेचन क्रिया तो हो जाती है, लेकिन निषेचन क्रिया हो तो जाती है और क्या होता है, उनमें जब बच्चे का पालन पोषण होता है तो वहां पे बच्चेदानी काम नहीं करते, उनकी जो गर्भाशय होता है वो काम नहीं करता। उस समय निषेचन से शुक्राणु, महिलाओं से शुक्राणु ले लिया जाता है, उसी के पुरुष से शुक्राणु, अंडाणु ले लिया जाता है महिला से, शुक्राणु उसके पुरुष से, उसका लैब में निषेचन करा दिया जाता है और किसी दूसरी के गर्भाशय में, किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में इनके जाइगोट, ये युग्मनज होते हैं, उनको प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस स्त्री के, मतलब जिस स्त्री के युग्मनज किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में पल रहे होते हैं, तो जिस स्त्री के गर्भाशय में वो पल रहे होते हैं ना, उसी स्त्री को बोला जाता है सरोगेट माँ, उसी स्त्री को बोला जाता है सरोगेट माँ। इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, इसके आगे है क्वेश्चन आपका डीएनए तथा आरएनए में 3 अंतर। इसके बाद में डीएनए तथा आरएनए में 3 अंतर, वेरी सिंपल है, डीएनए और आरएनए में 3 अंतर। तो डीएनए और आरएनए, यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है या एक अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, या कोशिका के केंद्र में पाया जाता है या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है, बस बहुत है। इसके बाद में जो है असंग जनन क्या होता है,
तो जो कुछ पादप पाए जाते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, उसको असंघनन कहा जाता है। बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो बीजांड की जो संरचना है हम बनाते हैं आपको। बीजांड की संरचना, ये जो भाग होता है इसको बोला जाता है निभाग, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोला जाता है बीजांड व्रंत। ये जो दो साइड वाली कोशिका होती है इनको बोला जाता है सहायक सेल। ये जो बीच वाली कोशिका होती है इसको बोला जाता है अंड सेल, अंड कोशिका। ये जो होती है इसको बोला जाता है ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक कोशिका, द्वितीयक सेल। ये जो तीन की तीन कोशिका होती है इनको बोला जाता है प्रतिमुखी सेल, प्रतिमुखी सेल बोला जाता है इनको। ये जो होता है इसको बोला जाता है बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। ये जो होता है इसको बोला जाता है अंतः आवरण, अंतः आवरण। ये जो संरचना होती है इसको बोला जाता है भ्रूण कोश। बस यही क्या है, यही बीजांड की संरचना है भाई। ये क्या हो गई, बीजांड की संरचना हो गई। इसके बाद में दिया गया कृत्रिम वीर्य निषेचन क्या होता है। तो इसमें कृत्रिम वीर्य हाथों के द्वारा क्या होता है, निषेचन क्रिया कराई जाती है। परागण किसे कहते हैं, ये आ गया क्वेश्चन। परागण किसे, परागण का मतलब जब आप लोगों ने अगर ये पुष्पी संरचना पढ़ ली अच्छे से, ये जो पुष्पी संरचना होती है इसको अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली तो परागण कुछ नहीं भाई। एक भाग तो आपको याद ही होगा, ये बाह्य दलपुंज होता है, ये दलपुंज होता है। यहाँ पे ऐसे पुमंग, ये क्या है, पुमंग है। पुमंग का ये क्या है, पराग कोश। पराग कोश ये क्या है, वर्तिकाग्र। देखो इधर पराग कोश में क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर आना ही, यहाँ पे आना ही। पराग कोश से पराग कणों का कहाँ पे आना, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पे आना ही परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण। और एक होता है परपरागण, परपरागण। एक होता है परपरागण। और इसमें क्या होता है, स्वपरागण का मतलब जब परागण की प्रक्रिया एक ही पादप के किन्हीं दो पुष्पों के मध्य या एक ही पुष्प पर होती है तो उसको स्वपरागण बोला जाता है। परपरागण का मतलब ये होता है एक ही जाति के दो पादपों के मध्य जब परागण की प्रक्रिया होती है तो उसको क्या बोला जाता है, परपरागण बोला जाता है। और परपरागण में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की, जैसे हवा हो गया, कीट हो गया, जल हो गया, इसकी आवश्यकता होती रहती है, ठीक। इसके बाद में शल्य क्रियात्मक विधि क्या होता है, शल्य क्रियात्मक विधि क्या होता है, शल्य क्रियात्मक। तो पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी आप लोगों ने सुना होगा, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। जो पुरुष नसबंदी होता है उसको बोला जाता है वसेक्टॉमी, वसेक्टॉमी। और वसेक्टॉमी जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है, शुक्र वाहिनी, उसको काट कर बांध दिया जाता है। आपको याद होगा ऐसे हमने नलिका बताई थी, उसको काट कर ऐसे बांध दिया जाता है। और जो बस टोबैक्टॉमी होता है, टोबैक्टॉमी, महिला नसबंदी जिसको बोला जाता है। महिलाओं में आपको याद होगा, अगर कुछ रचना हमने जो ऐसे बनाना सिखाया था आप लोगों को, ये जो होता है इनको बोला जाता है अंडवाहिनी, इनको बोला जाता है अंडवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब। इनको काटकर बांध दिया जाता है, अंडवाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। यही क्या कहलाता है, महिला नसबंदी। ये क्या कहलाता है, महिला नसबंदी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में जो दिया गया है
टाइफाइड रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, और ये मच्छर के द्वारा फैलता रहता है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन जो दिया गया, बीजांड के प्रवर्धन की प्रक्रिया को बताइए। तो ये जो बीजांड की सर्जना बनी, इसमें क्या क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया को बताना है। इसका पूरा वीडियो हमने बना रखा है। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन क्या होता है? तो आपको बता दें, नर से और मादा, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को नर युग्मक बोला जाता है। इसके आगे इसमें दिया गया है अंडजनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अंडजनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो इसमें देखो हम बता दें, जो अंडाणुजनन की प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः 3 चरणों में प्रारंभ होती है या 3 चरणों में संपूर्ण होती है। कैसे कैसे? तो इसमें यहाँ पे होता क्या है, जो अंडाशय की जैनिक उपकला की कोशिकाएं होती हैं वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा अंडजनन कोशिका, अंडजनन सेल बनती है, अंडजनन सेल बनती है ऐसे। और ये अंडजनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती हैं। ये जब अंडजनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती हैं, जिससे क्या होता है, यू संरचना कुछ बनती है। अब इसको बोला जाता है गुणन प्रवस्था। जो शुक्राणु अंडाणुजनन की प्रक्रिया होती है वो 3 प्रवस्थाओं में पूर्ण होती है। जैसे बोला जाता है गुणन प्रवस्था, वृद्ध प्रवस्था और परिपक्व प्रवस्था। कैसे होता है देखो, गुणन प्रवस्था इसको बोला जाता है गुणन प्रवस्था। यहाँ पे क्या होगा, 2n, ये भी 2n। देखो इसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पे आता है वृद्ध प्रवस्था। जब वृद्ध प्रवस्था आता है तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, आकार में बड़ी होकर थोड़ा मतलब वृद्धि करती है अपने आप में, तब इनका नाम हो जाता है प्राथमिक अंडक कोशिका, प्राथमिक अंडक सेल। ये प्राथमिक अंडक सेल, ये जो प्राथमिक अंडक सेल होती है इनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनती है, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। ये जो बड़ी वाली कोशिका होती है इसको बोला जाता है द्वितीयक अंडक कोशिका। इसको बोला जाता है प्रथम ध्रुवीय सेल बोला जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, एन। इसके बाद में सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है, सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन। जब सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तो अंडाणु बनता है, ये अंडाणु बन जाता है, और यह बनती है द्वितीयक ध्रुवीय सेल। और यहाँ पे भी होता है तो ऐसे 2 कोशिका बनती है, जिनको बोला जाता है तृतीय ध्रुवीय सेल। ये प्रक्रिया पूरी होती है जिसको बोला जाता है अंडाणुजनन। अब ये गुणन प्रवस्था होती है, वृद्ध प्रवस्था होती है, और ये जो प्रक्रिया यहाँ पे होती है इसको बोला जाता है परिपक्व प्रवस्था, ठीक। ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद भाई क्या दिया गया, डीएनए की खोज के लिए किसने की थी? तो वाटसन मैक्रिक बोल सकते हैं, इन्होंने ही की थी, ठीक है। या इससे ज्यादा आता न्यूक्लिक अम्ल की, तो आगे फ्रेडरिक मिश्र की हम बात करते हैं। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आया था। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन क्या है इसमें। देखो डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन का मतलब ये है कि आपको ये ग्राफ बनाना है, ये वाला, ये आपको ग्राफ गलत हो गया, ये आपको ग्राफ बनाना है ऐसे, ये आपको ग्राफ बनाना है। डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, आपको सभी को मालूम। ऐसे इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, कह सकते हैं, ये हम भी बता देंगे जी। देखो जो बॉन्डिंग होती है वो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी होगा, और यहाँ जी है तो यहाँ पे सी होगा,
और यहाँ ए होगा तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा। ऐसे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके बीच का जो व्यास होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। पूरे एक कुंडल की हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 34 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इनका जो अर्धव्यास होता है, सॉरी पूरा व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अर्धव्यास इनकी अगर बात करें कितना होता है तो 10 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ये सब आपको लिखना है, ठीक है। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध किया था। तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। एक वैज्ञानिक हुए थे हर्षे एवं चेज ने सर्वमान्य रूप से यह सिद्ध किया था कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। जनसंख्या विस्फोट किससे कहते हैं? इसके बाद में क्वेश्चन जो आया है नेक्स्ट वाला, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? इसके बाद में जो क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। बात अगर हम जनसंख्या विस्फोट की करें तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब यह होता है कि मतलब किसी स्थान पर एक निश्चित समय अवधि के अंदर जनसंख्या में वृद्धि हो जाना, उसी को क्या बोला जाता है? जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है। जैसे हम यहाँ से इधर कभी कभी क्या होता है, आप जैसे स्कूल गए सुबह, जब शाम को लौटे तो आप देखे घर में हमारे 100 लोग आ गए। भाई शाम को बर्थडे पार्टी थी, शाम को 100 लोग आ गए इकट्ठा। जब शाम को 100 लोग होंगे तो सुबह आप गए थे और सुबह एक शाम, तो एक निश्चित समय है। उस निश्चित समय के अंदर ही आपके घर में जनसंख्या में क्या हो गया? वृद्धि। यही क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आगे इसमें दिया गया जनसंख्या विस्फोट के कारण तथा परिमाण क्या है? परिणाम मतलब रिजल्ट क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? कारण तो जनसंख्या विस्फोट के कारण ये है कि लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं है, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं लड़की हो जाए, कुछ लोग लड़का सोचते हैं ये हो जाए। ये है रिजल्ट क्या आते हैं? हमको हानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। यातायात में समस्या, बेरोजगारी में समस्या, रहन सहन में समस्या, भोज्य पदार्थों में समस्या, यात्रा में समस्या, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या, चिकित्सालय में समस्या। तो आज जगह पर इसकी हमको समस्या होती है जनसंख्या विस्फोट के कारण, ठीक है। इसके बाद में मलेरिया रोग का विस्तार। मलेरिया रोग जानते हो आप लोग? मलेरिया का जो रोग जनक होता है, रोग जनक वो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और इसका जो फैलता है वो मच्छर, जब मादा एडीज मच्छर होता है वो पानी में रहता है, वो वहां से उठ के सीधा रस लेता है आपको, इसके द्वारा का होता है। इसके बाद में दिया गया मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जब बात की जाए मादा जनन तंत्र की तो कुछ संरचना ऐसी होती है। मादा जनन तंत्र की संरचना तो ऐसी होती है। देखो ये अंडाशय होता है, ये संरचना ऐसे होती है, ये अंडाशय होता है, ये जो पूरा भाग होता है इसको बच्चेदानी या गर्भाशय बोला जाता है। गर्भाशय या बच्चेदानी। ये और ये इस वाले भाग को बोला जाता है अंडवाहिनी। ये वाली जो ये ऐसी संरचना होती है इसको बोला जाता है झालर। ये जो भाग होता है एम्पुला बोला जाता है, एम्पुला। और ये भाग जो होता है इसको बोला जाता है संकीर्ण पथ, इसको बोला जाता है संकीर्ण पथ। ये भी यहाँ पे होता है, ये जो गोल गोल अंडाशय होते हैं, यहाँ पे ये वहाँ तो यौन मार्ग होती है, यौन मार्ग। ये जो होता है इसको बोला जाता है गर्भाशय ग्रीवा होता है, ठीक है। ये जो 3 स्तर दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो सबसे अंदर वाला स्तर होता है इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। ये जो होता है बीच वाला इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। ये जो होता है बाहर वाला जिसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम।
पेरिमेट्रियम, ये स्तर होते हैं। तो ये क्या है, ये जो है गर्भाशय, यहीं पे क्या होता है, बच्चे का पालन पोषण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का वह कौन सा स्थान होता है जहां पर निषेचन क्रिया होती है, जहां पर निषेचन क्रिया होती है। तो आपको बता दें, जो मादा जनन तंत्र का ये अंडवाहिनी वाला भाग होता है, यहाँ इसके अंदर अंडाशय के अंदर क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, अंडाणु। और यही अंडाणु यहाँ इधर आ जाते हैं और इधर यौन मार्ग के द्वारा शुक्राणु आ जाता है और यहीं पे निषेचन क्रिया हो जाती है। तो ये पूरा कंप्लीट पेपर कौन सा था, आपका जेएससी का पेपर था। ठीक है, अगर आप भी अपने आप को ये देखें कि कितना आप पढ़ा पाए हैं, मतलब पढ़ पाए हैं अभी तक। अभी मैं ये कहूँगा कोई